पूरा कागज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है एमपी सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स का पेपर जो हो चुका है और उसका जो आंसर की है वो भी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम एमपी ईएसबी के एमपी एसआई के पेपर 2 को बहुत ही अच्छे से डिकोड करने वाले हैं और मैं पहले ही पेपर 1 पर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए कंटेंट दे दिया है आपको कि कहाँ से आपको कंटेंट कंप्लीट करना है और कैसे आप मेंस की तैयारी में अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में क्योंकि सेकंड पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, लेकिन मैंने यहाँ पर बिग टास्क बोला है इसको क्योंकि जो सेकंड पेपर है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपके लिए पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो उसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटी ऐसे केवल 2 बड़े सब्जेक्ट थे प्लस एक सोशियोलॉजी एक तीसरा सब्जेक्ट था जो आपको कंप्लीट करना था। लेकिन अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में खुद अपने आप में बहुत ही बड़ा पेपर है। यहाँ पर आपको 4+2 6 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं और 300 मार्क्स ही आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 6 पेपर में आपके ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इस बिग टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस बहुत ही अच्छे से सिलेबस आपसे क्या कहना चाहता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है मेंस की, अगर आपने मेंस की तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप सभी को मैं बता दूँ कि मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही जल्द आ सकता है, कभी भी 1 डेढ़ महीने के अंदर में आ जाएगा आपको और उसके बाद आपको 1 डेढ़ महीने का ही मौका मिलेगा मेंस की तैयारी के लिए, मतलब 3 महीने आपके पास हैं मिनिमम। अब आप उसको डाउट में ले जाएँ अपने आप को कि मेरे नंबर कम हो गए तो, मेरे नंबर बढ़े नहीं तो क्या होगा? अगर मैं बाउंड्री पर हूँ तो क्या होगा? तो इस सब चीज़ें के चक्कर में आप अपना ही नुकसान करेंगे। अगर आप एक गुड डिसीज़न लेते हैं सही समय पर, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अब देखिए, जिन लोग को डाउट लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो मैं आपसे बोल दूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, तो क्या होगा? तो और अगर आप तैयारी शुरू कर देंगे, तो क्या आपका नुकसान होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी शुरू नहीं करते हैं और आपका एग्ज़ाम निकल गया, तब आप क्या करोगे? मतलब क्या आप 2 महीने में पूरा मेंस कंप्लीट कर लोगे? 1 महीने में कर लोगे? अगर रिज़ल्ट के बाद आपको 1 महीने का टाइम मिला, तो क्या वो टाइम सफिशिएंट है तैयारी के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। तो एक गुड डिसीज़न गुड टाइम पर ले लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो जो भी समझदार हैं, वो तैयारी में लग चुके हैं। अगर आपका स्कोर 60-70 प्लस है और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या पता एग्ज़ाम क्लियर होगा, नहीं होगा, मतलब बहुत सारी मन में डाउट उठ रहे हैं और हर वीडियो पर लगभग कट ऑफ के हर वीडियो पर आप कमेंट करने में लगे हुए हैं कि क्या मेरा होगा या नहीं, तो आप मान के चलिए कि आपका अगर हो भी गया तो आप मेंस में बाहर हो जाएँगे, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उनका ही फ़ायदा होगा। तो तैयार हो जाइए, क्विक डिसीज़न लीजिए और तैयारी में लग जाइए। तो सबसे पहले आप सभी को मैं इस वीडियो में पेपर 2 का सिलेबस समझाने वाला हूँ, तो बिना कोई देरी के चलो हम चलते हैं अपने सिलेबस पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पार्ट बी ओपन किया है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है, 1 मिनट। तो इसका रीज़न ये है कि आपका जो पार्ट बी है, पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर केवल 2 सब्जेक्ट हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं दोनों के दोनों। पहला तो हो गया आपका मैथ्स और दूसरा हो गया रीज़निंग। अब देखिए मैथ्स में और रीज़निंग में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादातर लोग क्योंकि एमपी, पीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे या फिर आर्ट बैकग्राउंड से होंगे तो उनको मैथ्स में दिक्कत होती है। तो मैं आपको बोलूँगा मैथ्स के लिए कोई भी एक यूट्यूब पर एक लगातार वाली जो कोई भी टीचर की सीरीज़ है, वो आपको कंप्लीट कर लेनी है जिसमें आपकी सांख्यिकी इम्पोर्टेंट रूप से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी माध्यमातिका, बहुलक ये सब चीज़ें, ये आपकी सांख्यिकी में आ जाती हैं। ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। फिर अनुपात, समानुपात क्योंकि बहुत ईज़िली यूट्यूब पर फ्री में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, वो आपको देख लेने हैं। इकाई विधि होती है, वो आपको देख लेनी है। लाभ-हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब हमारा मैथ्स के टॉपिक हैं। फिर ये देखिए, अब यहाँ पर आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रीज़निंग में केवल एक उन्होंने क्या दिया है, टॉपिक दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन लगभग उतने ही बनेंगे जितने कि मैथ्स से बनेंगे। सिर्फ़ यहाँ पर उन चीज़ों को डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब तार्किक शक्ति के अंतर्गत सारी की सारी रीज़निंग आ जाएगी। विश्लेषणात्मक शक्ति के अंतर्गत कौन-सी वो जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं वो आ जाएँगे। समस्या समाधान में इसी टाइप की जो समस्या होती हैं कि आप अगर एसआई बन गए हैं तो ऐसे वाले, तो ये भी रीज़निंग के क्वेश्चन, तो लगभग उतने ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके मैथ रीज़निंग से। तो रीज़निंग और मैथ्स की टॉपिक वाइज़ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही आसानी से आप अच्छा स्कोर पार्ट बी में कर सकते हैं। इसलिए मैंने पार्ट बी को पहले लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पार्ट ए मतलब खिचड़ी है खिचड़ी। खिचड़ी में क्या होता है, दाल भी होती है, चावल भी होते हैं। अगर आप अगर मटर भी डाल सकते हैं इसमें, आप लौकी भी डाल सकते हो। कई लोग डालते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। फूल गोभी डाल सकते हो। तो मतलब एवरीथिंग यू कैन पुट इनटू अ खिचड़ी। तो बस वही है, ये खिचड़ी है पार्ट ए। पार्ट ए में यहाँ पर इन्होंने करंट अफेयर डाल दिया है, साइंस एंड टेक डाल दिया है, फिर यहाँ पर इकोनॉमी डाल दिया है, फिर यहाँ पर एनवायरनमेंट डाल दिया और यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है पूरी की पूरी इंटरनल सिक्योरिटी। जैसा कि मैंने बोला था कि 6 पेपर आपके पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में आपको पढ़ने पड़ेंगे सेकंड पेपर में, तो ठीक वही यहाँ पर हो रहा है।
तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर इंग्लिश तो आप समझ लेते होंगे क्योंकि आपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करना, भेदभाव नहीं करना है। अगर आपका पार्ट प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर है तो। तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी की सबसे अच्छी बात ये है कि केवल 2 लाइन में 1 लाइन में इन्होंने क्या कर दिया है, सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। लेकिन यहाँ इंडियन इकोनॉमी जब भी बात आएगी तो आपको जीडीपी, जीएनपी जैसी चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊँगा क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ-साथ मैं कोशिश करूँगा कि इसकी क्लासेस भी कंप्लीट कराऊँ जिससे 8-10 क्लासेस में आपका पूरा इकोनॉमी कंप्लीट हो जाए। तो वो उसके लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत जल्द इस पे पूरा कंटेंट आपको मिल सकता है। फिर यहाँ पर मैंने कलर अलग-अलग रखे हैं, ये पूरे जो सब्जेक्ट हैं 3 पॉइंट जो हैं ये साइंस एंड टेक से संबंधित है। अब देखिए कितनी अच्छे से इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। तो भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेली लाइफ में जो उपयोग होता है, इसका मतलब एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट भी बोला है। इसका मतलब है कि आपको करंट अफेयर से साइंस एंड टेक को जोड़ना है। दूसरा टॉपिक जब पढ़ेंगे आप तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। देखिए इसमें इन्होंने टेक्नोलॉजीज के नाम दिए हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका मतलब संचार, फिर इसका मतलब रिमोट सेंसिंग आप सभी को पता होगा जो आपका जीपीएस वगैरह पे काम करता है, ये उन्हीं के सब टॉपिक हैं। स्पेस जीआईएस, जियो स्पेशल जो ये होता है, फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपका नैनो टेक्नोलॉजी होगा, पॉलिशिंग हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, स्पेटियल प्लानिंग हो गया, हाउस एंड स्पोर्ट्स हो गया। ये आपका पूरा साइंस एंड टेक का टॉपिक है। फिर यहाँ पर देखिए आप थर्ड वाला अवेयरनेस इन दी फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पर आईटी आ गया। आईटी में आपका कंप्यूटर आ जाएगा, है ना, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा, कंप्यूटर्स आ जाएगा, रोबोटिक्स आ जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। अब मैं आगे आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये टॉपिक आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब मैं अपनी तरफ से आपको कोई भी इनपुट नहीं दूंगा कि आप ये ही करो। इससे क्या होता है, आपको अपनी सोर्सेस को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने जो आपको कंटेंट दिया आपको वो पसंद नहीं आया तो आप दूसरे कंटेंट की तरफ भागेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो भी कंटेंट अच्छा लगे उनमें से आप फॉलो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो थर्ड टॉपिक है एनवायरनमेंट में, सबसे अच्छी बात है कि एनवायरनमेंट में बहुत कम टॉपिक इन्होंने दिए हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप एक साथ 6 सब्जेक्ट या फिर 5 सब्जेक्ट एक ही पेपर में डालते हैं, उससे ये होता है कि ये जो बड़े सब्जेक्ट हैं इनको डिकोड करना आपको ज़रूरी है। अब ये देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन बोला है, मतलब कंजर्वेशन एक्ट सारे आ जाएंगे आपके बाद। 1980 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, तो सारे एक्ट 2000 में आपका पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है। इस प्रकार के से जितने भी संरक्षण अधिनियम हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये इनको अधिनियमों को कौन जारी करता है, या फिर उनको जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी अथॉरिटी इंडिया में काम करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पूरा आ जाएगा जिसमें कि आपका ध्वनि प्रदूषण से लेके वायु प्रदूषण से लेके सारे प्रकार का प्रदूषण आपको पढ़ना है। डिग्रेडेशन मीन्स होता है जो भी आपका नुकसान हो रहा है पॉल्यूशन से, वो। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या आपको पता है ईआईए क्या है? ईआईए क्या होता है, जब भी कोई कंपनी कहीं पर भी लगने के लिए क्लियरेंस की जरूरत होती है तो वहां पर ईआईए की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मुझे एक प्लांट लगाना है अपनी डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे बहुत सारे क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है, उसी को बोलते हैं ईआईए। मतलब मुझे पहले बहुत सारे असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी, उसे ही ईआईए बोलते हैं। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ऐसे टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। फिर अगर मैं एनवायरनमेंट में बात करूँ तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो आपका परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वो, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर मैं फॉलो करूँ तो हाइड्रोजन सेल हो गया, आपका हो गया ईवी, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनमें यूज होने वाले जो सेल होते हैं उनको यहाँ पर कवर करना है आपको। साथ में परंपरागत और ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे टॉपिक। यहाँ पर मैं आखिरी टॉपिक की बात करूंगा। यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को कोई चीज पता नहीं होती है, तो मैं यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या है। इनने बताया कि पुलिस का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, ये हो गया आपका नागरिक शास्त्र का एक सब्जेक्ट है। फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस, अब देखिए इन्होंने बोला है आंतरिक और बाह्य जो चैलेंजेस है या फिर सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं कौन कौन सी हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि नक्सलवाद, जातिवाद, फिर आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, जैसे राज्यों की जो भाषावाद हो जाता है। तो इस टाइप के जो इंटरनल थ्रेट होते हैं उनको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मानते हैं। वैसे ही एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में हो जाएगा आतंकवाद, फिर हो जाएगा जो नार्को टेररिज्म होता है वो आ जाएगा, मतलब नार्कोटिक्स जो ड्रग्स हैं उनको
सीमा के पार द्वारा बाहरी लोगों के द्वारा देश में भेजना, तो ये क्राइम के अलग-अलग रूप हैं। जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो इन सब्जेक्ट को, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब लिंकेज विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी का सबसे फेवरेट ये फील्ड है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आता ही आता है, मतलब लेकिन आपको बस इतना अंतर है कि जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डिटेल्ड वे में नहीं होगा, एमसीक्यू फॉर्म में होगा। तो इसलिए आपको डेफिनिशन पता होना ज़रूरी है। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीमिज्म होता है, एक्सट्रीमिज्म मीन्स होता है किसी भी प्रकार का अतिवाद। अतिवाद जब पढ़ेंगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल में एक्सट्रीम बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनको एक्सट्रीमिज्म से संबंधित लिंक किया जाता है, तो उनका डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, इसको बोलते हैं राज्य और गैर राज्य कारक। ये क्या होते हैं, जैसे जो कौन था 26/11 का आतंकवादी जो पकड़ा गया था, वो नॉन स्टेट एक्टर था, नॉन स्टेट एक्टर। जब आप इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में क्या अंतर है। स्टेट एक्टर में जितने भी स्पाई होते हैं इंडिया के या फिर किसी भी देश के, उनको बोलते हैं स्टेट एक्टर्स। जबकि जो नॉन स्टेट एक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें राज्य से, किसी भी सरकार से क्या नहीं होता है, फंडिंग नहीं मिलती है। तो ये अंतर होता है जनरली जो नॉर्मल फॉर्म में। फिर चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, अब देखिए मैं इन सभी के लिए आपको एक बुक की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकता हूँ, अगर आप कमेंट करें तो। बस मुझे आपका थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास बुक है। मैं इसका नाम बता देता हूँ आपको, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए राजीव अहीर सर हैं, राजीव अहीर। अगर आपको इनके बारे में देखना हो तो आप गूगल पर भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ़ेमस बुक है। अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, अगर आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी चीज़ आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने भी नहीं पढ़ा था। जब मैं तैयारी करने नहीं आया था, तब मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो आपके लिए ज़रूरी है ये बुक पढ़ना। तो अगर आप कहेंगे तो, कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए ये बुक अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर इकोनॉमी के लिए मैंने बोला कि मैं आपको टॉपिक वाइज़ सारा का सारा जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करा सकता हूँ। उसके लिए भी थोड़ा-सा आप सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले कि मुझे इस पर कोई वीडियोज़ सीरीज़ लेकर आनी चाहिए। एनवायरनमेंट के लिए मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो आप कहीं से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। रहे बचे 2 टॉपिक ये, तो देखिए साइंस एंड टेक के लिए मैं आपको बोलूँगा, साइंस एंड टेक के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आप इंदौर जैसे शहरों में हैं या फिर आप ऑनलाइन भी कोई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, तो पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस को यहाँ से मैच करना है कि क्या वो टॉपिक्स यहाँ पर हैं या नहीं। अगर आपको वो टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, उस बुक से जो भी आपने परचेज़ करनी है। तो ये बात हो गई हमारी कि साइंस एंड टेक के लिए आप क्या कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी यूट्यूब चैनल या फिर जो भी मैगज़ीन आप फ़ॉलो करते हैं, मतलब प्रीलिम्स में भी जो जिसको आपने फ़ॉलो किया हो, उसी को फ़ॉलो करना है। एक ही चीज़ को पकड़ के बैठिए, कम से कम 8 से 12 महीने का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है बिफोर मेंस, मतलब मेंस के पहले तक। इसका मतलब है आज से 6 महीने पहले का आपको करंट अफेयर पता होना ही चाहिए। मतलब जुलाई से लेके दिसंबर तक का करंट अफेयर तो आपके पास होगा ही, लेकिन एग्ज़ाम के आने-आने तक आप जनवरी, फरवरी, मार्च जब भी एग्ज़ाम होगा, वो भी आपको करंट अफेयर कंप्लीट करके रखना है। उसकी नोट्स बनाइए आप और कंप्लीट करिए। साइंस एंड टेक के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि कोई भी मैगज़ीन, कोई भी बुक आप फ़ॉलो कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये बात होगी हमारी पेपर 2 की। तो सबसे पहले कमेंट करके बताइए, क्या आप इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी की क्लासेस और इंटरनल सिक्योरिटी की बुक्स चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करिए। हम इस पर एक लंबी सीरीज़ और मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो ये बात हो गई हमारी पेपर 2 की। अगर आपने पेपर 2 की तैयारी शुरू नहीं की है, तो शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको पार्ट बी उठाना है, पार्ट बी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको लगातार करना है आपको। पार्ट ए में टॉपिक वाइज़ आपको कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट वाइज़ आपको कंप्लीट करना है, इससे आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट कर पाएँगे। तो ये बात हो गई हमारी पूरे पेपर 2 की। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बहुत सारी वीडियोज़ प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि एमपीएसआई का प्रीलिम्स कंप्लीट हो गया है, तो अब हम मेंस के लिए बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आया और क्या मुझे ऐसी और वीडियोज़ लानी चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, ताकि मैं थोड़ा-सा और मेहनत करूँ आपके लिए और बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपको लेकर आ सकूँ। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।